हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उसमें से हम लोग सबसे पहले जो सीडीपी का क्लास 1 to 5 के जो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट मतलब कि सीटेट का जो पेपर फर्स्ट होता है, लेवन वन वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे। और आज हम लोग 21 फरवरी 2014 का पेपर फर्स्ट का सीडीपी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें से हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट कर लिए थे, तो इसकी प्लेलिस्ट जो है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और डी ऑप्शन दिया गया है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो यहाँ जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रगतिशील मॉडल जो अपनाया गया है, अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि व्याख्या में बताया गया यहाँ पे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो, उनमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण। अब यहाँ पे जैसे कि व्याख्या में बताया गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है, जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य पूर्ण कर सकें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था पर, औपचारिक चरण पांचवी अवस्था सामाजिक संविदा पर, या फिर पूर्व औपचारिक चरण पहली जो अवस्था है दंड परिवर्तन पर या दंड परिवर्जन पर, या फिर पूर्व औपचारिक चरण जो दूसरा चरण है व्यक्तिक और विनियमन पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। तो कोहल वर्ग की जो है कौन सी अवस्था की बात कर रही है? तो बात कर रही है औपचारिक चरण, चौथे ऑप्शन की, जो कानून और व्यवस्था वाला हमारी जो अवस्था थी। तो यहाँ पे पहला यह ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है, औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था यह कोहल वर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है,
जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। तो वह क्या कर रही है? वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। स्वायत्तता। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। स्वायत्तता का अर्थ स्वराज्य, स्वतंत्र अधिकार, स्वयं शासन, अतः वह आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित कर रही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। तो जो प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जॉन डेवी, तो इन्होंने करके सीखने पर बल दिया था। तो इसके अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यू के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ताकि किसी कठिन परिस्थिति में उसे किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े और सहजता मतलब आसानी से अपनी परेशानी का हल निकालने में सक्षम हो सके। भाषा और बोधन से संबंध विकार है, चलाघात या फिर अप्रैक्सिया जिसको कहते हैं, पठन वैकल्य या फिर डिस्लेक्सिया, वाक संबंध रोग अस्पेक्सिया या फिर भाषाघात अफेजिया। तो भाषा और बोधन से संबंध विकार जो होता है उसे कहते हैं अफेजिया या फिर भाषाघात। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, भाषा और बोधन से संबंध विकार है भाषाघात, जिसे अफेजिया भी कहते हैं। मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यह शोध आधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तब बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया है इसके अनुसार कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। तो यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार यही क्वेश्चन आप जो है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है, मनोविज्ञानी हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और यह मुख्य रूप से इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी। इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था, जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ना कि किसी एक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि या फिर जो जी बुद्धि है के अनुकूलन सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को इसलिए वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि यह विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का जो है मापन संभव नहीं है इसके द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक एक व्यक्ति को ही दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है
क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। वैयक्तिक विभेद अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैयक्तिक विभेद के बारे में बताना कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सभी ऑप्शन में उपयुक्त ऑप्शन है कि जो वैयक्तिक विभेद है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, जो विद्यालय आधारित आकलन है क्यों प्रारंभ किया गया था हमें यह बताना है। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आकलन इसीलिए प्रारंभ किया गया था कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किए जाने से यह तात्पर्य था कि उससे यह आंका जा सके कि अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अप्रेरित हो सके तथा अपने विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा की तुलना में कितनी बेहतर है तथा कितना विद्यार्थी के लिए यह जरूरत है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा जो है इन तीन विकल्प से अलग है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अलग दिया गया है कि स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध कराता है, जबकि स्व आकलन में कौशल को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने तथा उसे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा प्रश्न जो है अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो यहाँ पे मतलब कौन सा ऑप्शन सही जो है मिलान दिया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना चाहिए। इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षा हैं। तो जैसे कि बात की जाए यहाँ पे कुछ निगेटिव वर्डों की, जैसे कि किसी भी ऑप्शन में अगर निगेटिव नहीं है बात की जाए या फिर उच्च अपेक्षाओं की बात की जाए, तुलना करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा ही गलत होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके, इसके लिए अध्यापक को विद्यार्थी में अपना विश्वास अभिव्यक्त करना होगा ताकि वो अपनी सफलता को पाने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह या फिर ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात,
सेरिब्रल पाल्सी, पर अभिघातज तनाव, पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यून अवधान सक्रिय विकास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है पर अभिघातज तनाव जो है यह विकासात्मक विकार नहीं है। जबकि यहाँ पे आत्म विमोह या फिर ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, न्यून अवधान सक्रिय विकास, ये क्या तीनों हैं विकासात्मक विकार के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से या फिर पारस्परिक शिक्षण से। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विभेदित अनुदेशन से। किससे? विभेदित अनुदेशन से। अब जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है, उचित तकनीकी प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार के अध्ययन या नियमित अभ्यास, ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप आदि संबंध भी विभेदन अनुदेशन से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर, निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण यह होता है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता का अर्थ बेबस हताश व्यवस्था, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दिया जाए? तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अब जैसे कि यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, यदि विद्यार्थी निरंतर कक्षा में निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता करने हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अपने अध्यापकों से घनिष्ठता के साथ कार्य करे तथा उनकी हर संभव सहायता मांगे ताकि वह शिक्षार्थी की हर समस्या का निदान कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। तो यहाँ पे समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि जो है बाधित नहीं करेगी। अब जैसे कि बताया गया है, समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि का अर्थ परख, परिज्ञान या फिर पूरा ज्ञान आदि होता है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखने सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में उनकी सहायता कर रही है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, जिससे वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अतः शिक्षार्थियों को पढ़ाया गया पाठ जब तक वह स्वयं उसका अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक वह उस पाठ को सही तरह से समझने में सफल नहीं होंगे। इसलिए शिक्षिका जो है पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए सारांश लिखने के द्वारा शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से पाठ समझाने का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या फिर अत्यधिक संशुद्धता। तो दोनों यहाँ पे त्रुटि कर सकते हैं विकासात्मक त्रुटि। कैसी त्रुटि? विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों के बीच विकासात्मक या फिर उन्नतशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना को, तनाव विलोपन को, निष्पत्ति चिंता को या फिर संज्ञान प्रतियोगिता को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य किससे संबंधित है? संज्ञान भावना से। किससे? संज्ञान भावना से। अब जैसे कि बताया गया है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। अतः परीक्षा में तनाव का शिक्षार्थी ज्ञान और आत्मविश्वास पर कुछ प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपासामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से करा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो इसके अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंची कलाकार छात्रियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है, तो इसके अनुसार यहाँ पे कौन सा विकल्प सही नहीं होगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया, मतलब गलत दिया गया है कि उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं, उनसे इसका जो है कोई भी तात्पर्य नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है,
इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट है या फिर यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? यह किसने कहा था? यह कहा था अब्राहम मैस्लो ने। किसने? अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो इसके अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर चीज़ें क्या करें, खुद से करें उन चीज़ों को। अब जैसे कि बताया गया है, कक्षा में अधिगम हेतु अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, जिससे कक्षा में बच्चे बिना किसी डर के अध्यापकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकें। उसके बाद क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययनों में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि परिपक्व विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए कि इसके अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अब जैसे कि व्याख्या में यहाँ पे बताया गया है, किसी पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार विभेद व एकीकरण है, अर्थात उस बच्चे के विभेद विश्लेषण या फिर जांच पदच्छेद तथा एकीकरण एक ही भाव संगीकरण के विकास के लक्षण के अनुसार है। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक का होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सही? तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है।